हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन के पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम NCERT हिस्ट्री क्लास 6 कवर कर रहे हैं। हम पिछली वीडियो में चैप्टर जो है 11 तक कंप्लीट किए थे और अब हम अध्याय यानी कि चैप्टर 12 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 12 में क्या है। लिखा इमारतें, चित्र तथा किताबें। जो अध्याय 12 है इसमें इमारतों, चित्र और किताबों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ मारुत शाम और लौह स्तंभ। मारुत शाम आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैन के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुत शाम कभी नहीं भूल पाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीर में इसको। फिर लौह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, ये आप देख सकते हैं, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और जो इसका वज़न है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ था? 1500 साल पहले। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ये जो कुतुब मीनार या जो लौह स्तंभ है बना है, इसमें एक चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ये जो कुतुब मीनार बना है, जो स्तंभ है, लौह स्तंभ जो है, इसमें अभी तक जो है किसी प्रकार का जंग नहीं लगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है ये किस तरह से बना होगा, किस लोहे से बना होगा। फिर ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक, हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। अगर आप सवाल में पूछा भी जाए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। इन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। जो स्तूप होते थे उसमें जो है छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनकी अनुयायियों के शरीर के अवशेष, यानी कि जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके पास उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमत पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो प्रारंभिक स्तूप होता था और धातु मंजूषा के ऊपर जो रखा होता था टीला होता था मिट्टी का। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। कैसा वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। देखिए, यहाँ से सवाल ज़्यादातर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पढ़ लीजिएगा कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। ठीक है, जो स्तूप होता था उसके चारों ओर जो है वृत्ताकार ऐसे पथ होता था। ठीक, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक, फिर इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ये रास्ता होता था, इसको रेलिंग से जो है घेर दिया जाता था। ठीक,
जिसको जो है बेदका कहते थे। बेदका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जो बेदका होते थे ऐसे जो है प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जो रेलिंग होती थी, आप यहाँ भी फोटो में देख सकते हैं, साफ नहीं दिख रहा है, तो जो रेलिंग होते थे उसमें जो है मूर्तिकला की सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ होती थी। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह मतलब जहाँ मूर्ति की जो स्थापना होती थी उसी को गर्भगृह कहते हैं मंदिर का, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। आप देख सकते हैं कि मंदिरों का जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था। गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ मतलब मूर्ति को स्थापित किया जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था। जो एक सभागार होता था उसको मंडप नाम से जानते थे, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे मीटिंग वगैरह कुछ करनी होती थी तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते थे। फिर मानचित्र साथ रहे इसमें कि महाबलीपुरम और ऐहोल कोल्हापुर, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, तो स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। जो स्तूप होते थे उन्हें उनका निर्णय कौन करता था बनवाने के लिए, तो राजा रानी, क्योंकि उनके पास धन होता था भाई। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। कौन? राजा रानी। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जो उपहार लाते थे लोग उससे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया था। फिर चित्रकला देखते हैं। मानचित्र 7 अजंता, मतलब यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जो अजंता वाली गुफा। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। सबसे ज़्यादा क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार यानी रहने की जगह बनाई जाती थी। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। ठीक, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना एलांगो नाम कवि ने की थी। देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पान राजा के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। किस शहर का विनाश कर डाला? मदुरई शहर का। ये आप देख लीजिएगा। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनको तुम अध्याय 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है। इनकी रचनाएं ज्ञान शाकुंतलम हो गई, रघुवंशम हो गई, मेघदूतम हो गई, ये देख लीजिए, ठीक है। पुरानी कहानियों का संकलन या संरक्षण, ठीक। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। किनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं? जो विष्णु, शिव वगैरह, ठीक है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुममें से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले लिखी गई थी? 1500 साल पहले जो महाभारत। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों को ही व्यास नाम, तो जो पुराण महाभारत है, व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा था, ठीक है। फिर रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जो रामायण उसके लेखक कौन? वाल्मीकि माने जाते हैं, ठीक। फिर आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचत की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलगों तथा जनता की चित्रों में दर्शाई जाती है। ये बंदर राजा की कहानी। फिर विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टयम। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो दिन रात होता है वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज भी की थी, ठीक, यहाँ देख सकते हैं। फिर कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वह कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 जो कागज़ का आविष्कार है करीब 1900 साल पहले कोई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। कि हाँ, चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कागज़ का जो आविष्कार है कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। किसने? लून नाम के व्यक्ति ने की थी। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और
सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। कहाँ तक? कोरिया तक। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। यहाँ कुछ तिथियाँ दी हुई हैं, इनको जो है एक बार आप देख लीजिएगा, बताइए तो यहीं देख लें। चलिए पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर सारे समाप्त हो गए हैं इसको, ठीक है। और देखते हैं कि इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 वर्ष के शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटना प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ में देखिए आप, यहाँ इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं सब। जो मेहरगढ़ है वहाँ से कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई। लगभग तिथि है 6000 वर्ष कृषि की, ठीक है। फिर हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व। फिर ऋग्वेद की जो रचना काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। फिर महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों को 500 ईस्वी। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 25। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321। अशोक का शासन लगभग यही है 231 ईस्वी के आसपास। संगम साहित्य की जो रचना है 300 से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी के प्रसिद्ध में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 21। हर्षवर्धन का शासन 606 से 47। और चीन यात्री षुएनसांग भारत का आगमन 630 से 43। पुलकेशन द्वितीय का शासन 609 से 642। कुछ घटनाओं ने जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकदम एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं हैं। यहाँ पर हम इस चैप्टर 12 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये क्लास 6 की जो हिस्ट्री है ये हम धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहिए। और ये जो NCERT है यहाँ से सभी जगह क्वेश्चन आते हैं, नहीं कि यहाँ जो है एक ही जगह आपके UPSC लेवल तक प्रश्न आते हैं, सीटेट में भी आते हैं। अब हम अगली वीडियो भूगोल पे बनाएंगे। क्लास 6 की NCERT देखेंगे पहले, उसके बाद फिर भूगोल के बाद फिर हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सभी क्लासों का जो NCERT है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।